तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। लेसन सेकंड, रिसर्च मेथड्स इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये चैप्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर क्यों, कंप्लीट बुक ही हम यहाँ पर है जो रिसर्च मेथडोलॉजी MPC 005 फर्स्ट ईयर में हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि सभी टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। ठीक है, आप सभी इनसे अवेयर हैं। सो रिसर्च इन साइकोलॉजी मीनिंग्स एंड गोल्स, क्या गोल्स हैं, क्या इनका मीनिंग है। जनरली आप सभी को पता है कि रिसर्च क्या है, कि आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई नॉलेज है, कोई सोल्यूशन अवेलेबल है, उसी में आप लूप होल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव निकालने का कोशिश करते हैं, या आपने कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम देखी या कोई एक आइडिया आप कह सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। ये सभी रिसर्च के अंडर आएंगे। ओके, डेफिनेशन की बात करें तो रिसर्च इज़ ए सिस्टमैटिक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स हैं यहाँ पर, हायरार्की है, अकॉर्डिंग टू देम आपको चलना होगा। समझने पहले आपको एक स्टेप, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप, एक सिस्टम से आपको चलना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, आखिर में आप क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर गोल है। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई रिसर्च होगी नहीं, है ना। सो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, आपका एक एम होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस पर सब कुछ मतलब उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के जो आपके मैक्सिमम एफर्ट्स आप लगाएंगे, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा और फिर हम कहेंगे कि आप अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, या हम कहें आप अपने एम को वहाँ पर अटेन कर सकते हैं। So research is based on data input that provide us information about aspect of behavior, mental process of human being. In positive psychology हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस का इफेक्ट देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, मेंटल वेलबींग पर या मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा क्या होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो यहाँ पर रिसर्च क्या करेगी, हम वो डाटा कलेक्ट करेंगे जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है। इस तरह की जो क्वेश्चंस आप है जो फाइंड आउट कर सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में। ओके, सो 3 मेजर गोल आपकी बुक में एज इट इज़ दिखाए गए हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या आप देखना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप फाइंड करेंगे कि मैं क्यों का रीज़न निकालूं, ऐसा क्यों होता है ना। प्रिडिक्शन में ऐसा अगर हुआ तो कैसा होगा, दिस इज द प्रिडिक्शन। चलिए थियरी चलते हैं, थियरी समझते हैं क्या कहती है। डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्यूरेट अकाउंट ऑफ फिनोमिना, बिहेवियर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। आपको नॉर्मली क्या करना है, किसी के बारे में जानना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्टिव थियरी भी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड भी है, उसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप क्या करें, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर पीपल, थिंग, बिहेवियर, डिसिप्लिन, फिनोमिना, किसी से भी रिलेटेड आप सारी की सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या कहता है एग्जाम्पल, जैसे कि फॉरगिवनेस। क्या होता है भाई फॉरगिवनेस, आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये फॉरगिवनेस होता क्या है, कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है ना, आपने ये सोचा। लेकिन आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि फॉरगिवनेस क्यों होता है, वाई। समझ पा रहे हैं। जो वाई वाला क्वेश्चन है आपको पूछना होगा एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या करेगी, आपको रीजन प्रोवाइड करेगी कि भी क्यों होता है, फॉरगिवनेस क्यों हो जाता है, या फिर ह्यूमन बिहेवियर में फॉरगिवनेस क्या होता है, ये तो हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। क्यों होता है ये हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। कॉज बिहाइंड ए फिनोमिना, समझ पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड वाई थिंग हैपन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे वाई फॉरगिवनेस कैन लीड टू रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल, कि फॉरगिवनेस होने से स्ट्रेस लेवल कम क्यों हो जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम कहते थे यार जाने दो यार, कोई बात नहीं है ना, माफ़ कर दो उसको, तो आप कहेंगे चलिए ठीक है, आपकी एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये रीज़न फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्लेनेशन हमें मदद करती है। एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है एक्चुअली। प्रिडिक्शन की बात करेंगे। प्रिडिक्शन क्या होती है, फोरकास्ट करना फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं। अगर किसी पर्सन मान लीजिए हम कहें फॉरगिवनेस इन नेचर है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन या एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर हम प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब सारा डाटा हमें मिल गया है। हमने डिस्क्रिप्शन में
व्हाट निकाला भाई, होता क्या है फॉरगिवनेस। फिर हमें पता चला क्यों हो जाता है। फिर हमने एक पर्सन को लिया, उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा, हमें पता चला ये फॉरगिवनेस नेचर का बंदा है। तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन में है तो ऐसा क्या, कैसे वो रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। प्रिडिक्शन में हम बेसिकली करंट नॉलेज पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। तो वो होती है प्रिडिक्शन। ओके, सो नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं रिसर्च में कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। स्टडी द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस, जो कि आप कोरिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कोरिलेशन में इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि कोरिलेशन में हम सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं देखते वन वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में, ठीक है। सो टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड। सबसे पहले बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेस पे पहली आती है थियोरेटिकल रिसर्च। थियोरेटिकल रिसर्च क्या कहेगी, आपको नाम से क्या लग रहा है कि थियोरी हमें मिल रही है, तो एग्जाम्पल से समझना शुरू करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा कि कैसे बच्चे लर्न करते हैं लैंग्वेज को, हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन हम सिंपल वर्ड में कहें तो क्या होती है ना। तो अब बताइए, मान लीजिए उन्होंने आपको बता दिया कि हाँ भाई लैंग्वेज एक्विजिशन ऐसे होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपके लिए ये थियोरेटिकल है या अप्लाइड रिसर्च के अंडर आएगी, ज़रा सोचिए। तो ऑब्वियस है कि आप ये कहेंगे कि यार हमें पता चल गया था, बस इसका तो इतना ही काम था, है ना, कि हाँ बस आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज या हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं। तो आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ठीक है भाई ऐसे करते होंगे, हमें क्या करना है ना। तो थियोरेटिकल रिसर्च का जो मोटिव होता है वो सिर्फ रिसर्च के दौरान हमें नॉलेज गेन करना है, कि हम नॉलेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक नए नॉलेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका पर्पस ही सिर्फ नॉलेज लेना होता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। एम टू डेवलप रिफाइन जर्नलाइजेबल नॉलेज, आप उसको क्या करेंगे, जर्नलाइज कर पाएंगे पॉपुलेशन पे, ओके। सो इट हेल्प एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, बिल्डिंग अप, नॉलेज को बिल्डअप करेगी, नॉलेज और एडवांस होती चली जाएगी। शायद आज आपने फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर की है, फिर आप सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात करें कि कैसे चिल्ड्रन हैं जो सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। सो फोकस इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। हम है जो यहाँ पर नॉलेज पे फोकस करते हैं, नॉलेज के लिए ही, सिर्फ हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई विदाउट लॉजिक आपने इधर से उधर लिंक कनेक्ट किया और अपनी नॉलेज निकाली, ऐसा नहीं होता। लॉजिकल यहाँ पर है जो आपको रैशनलाइज तरीके से क्या करना होगा, आपको अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही हवा में बातें कर रहे हो और बातें बन रही हैं, ठीक है। सो बस यहाँ पर जो मेन मोटिव है ना थियोरेटिकल रिसर्च का ये है कि आप जब थियोरेटिकल रिसर्च करते हैं तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, ओके। अप्लाइड रिसर्च की क्या होती है कि आप एक प्रैक्टिकल लाइफ रियलिटी में, इन रियलिटी जो आपको प्रॉब्लम लग रही है उन पे आप काम करते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, और फिर उन सॉल्यूशन से क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन निकल आता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जो थियोरेटिकल है ना, थियोरेटिकल रिसर्च का जो डाटा है वो हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, अप्लाइड रिसर्च में। वहाँ से हमें कुछ डाटा कलेक्ट किया तो हम उसको अप्लाइड रिसर्च में हेल्प हमें मिल सकती है। सो यहाँ पर जो एम होता है वो होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नए नए सॉल्यूशंस को जनरेट करना जो कि रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। सो जैसे कि हमने क्या किया, एक टीचिंग मेथड, हमने एक नया टीचिंग मेथड अपना खुद का बनाया, ठीक है। उससे क्या पता चला, अब जो बच्चों के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आने लगे जब से मैंने ये टीचिंग मेथड क्लास में अप्लाई किया। आपने काफ़ी रिसर्च की और आपने अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पे जो एग्जांपल है टीचिंग मेथड वो किसका होगा, अप्लाइड रिसर्च का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हम कर चुके हैं। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को, ये कैसे होती हैं, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च क्या कहती है, देखिए कोरिलेशन रिसर्च, आप रिलेशन निकाल रहे हैं किन्हीं भी वेरिएबल्स में। एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो कहते हैं कि यहाँ पर आप लिख लीजिए आर्स
और यहाँ पर परफॉर्मेंस। जैसे जैसे बबलू नाम ले लिया हमने यहाँ पे, बबलू ने पढ़ने में जो अपने घंटों को ऐड किया, मतलब आप यहाँ पे समझिए परफॉर्मेंस बढ़ रही है। जितना टाइम आप अपनी स्टडी पे स्पेंड कर रहे हैं उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो ये रिलेशनशिप है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि आप जितनी ज़्यादा देर पढ़ेंगे उसकी वजह से क्या हुई है, परफॉर्मेंस बेटर हुई है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसका यहाँ पे ऐसा कोई लिंक नहीं है कि जितने ज़्यादा आपने स्पेंड किए इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस है जो इंक्रीज हुई है, इसका ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ हम रिलेशनशिप निकालते हैं कि हमने कहाँ पर इंक्रीमेंट किया, आर्ट्स में टाइम स्पेंड किया हमने अपनी स्टडी पर, ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंस है जो बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की इसकी वजह से आपका रिजल्ट है जो ये आया। कॉज एंड रिलेशनशिप आप यहाँ नहीं निकालेंगे, वो आप निकालेंगे एक्सप्लेनेटरी में, ठीक है, यहाँ पर आप निकालेंगे। क्योंकि आपको ज़रूरी थोड़ी है भाई, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है तो इसकी वजह से ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है जो सिर्फ 4 घंटे पढ़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इनसे भी बेहतर है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओनली यू विल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स, वन इज आर्ट्स एंड सेकेंड इज परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों हुआ, वाई पुअर एकेडमिक अचीवमेंट लीड टू इंटरनेट एडिक्शन। समझ पा रहे हैं क्या रीजन है? नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी कहती है भाई आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया टीचिंग मेथड का। टीचिंग मेथड को मैंने बनाया एक, ठीक है। अब उस टीचिंग मेथड को बनाने से पहले मैंने क्या किया, एक पायलट स्टडी की। अब भाई पायलट स्टडी क्या होती है, मान लीजिए स्कूल में 5000 तो ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे, नहीं 2000 स्टूडेंट आप मान लीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स को लिया और उनके ऊपर मेरे टीचिंग मेथड को अप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने 10 स्टूडेंट्स पे मेरे टीचिंग मेथड को अप्लाई किया। अगर मुझे लगता है कि हाँ रिजल्ट्स मेरे फेवर में हैं, जो मैं चाहता था वैसे रिजल्ट उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको आगे अप्लाई कर देंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करती है, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ए फुल प्रॉपर रिसर्च स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी को चेक करते हैं हम यहाँ पर कि हमारी जो फुल स्टडी, जब हम फुल एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे उससे पहले जो हम करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड क्या कहती है कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो जहां पर हम रिसर्च में स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करें, उनको एनालाइज करें डिफरेंट टेक्निक से, दैट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। समझ पा रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ जाता है। हम कहेंगे कि बिहेवियर, एक्सपीरियंस, सोशल फिनोमिना, जहाँ पर हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च आती है, ठीक है। तो मिक्स में क्या होगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये हमारे क्या थे, रिसर्च के टाइप्स थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप एग्जाम्पल लिखिए और साथ में आप इनकी डेफिनेशन, अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिए तो आपको ये रिसर्च समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात प्रोसेस की, प्रोसेस अब इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और प्रोसेस आप सभी को पता ही है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि मैं एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम क्या है, या मेरे जो क्वेश्चन क्या है रिसर्च का, मैं किसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिव्यूइंग द लिटरेचर, लिटरेचर में आप जो एग्जिस्टिंग करंट में जो मान लीजिए टीचिंग मेथड हमने देखा कि हाँ मुझे ना टीचिंग मेथड इन्वेंट करना, तो लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करेंगे, करंट में टीचिंग मेथड कितने चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, कैसी वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आउटकम्स हैं उनके, क्या लूप होल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हमें जो रिव्यूइंग द लिटरेचर से पता चलेगी। फिर हम रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, केस को, स्टडी को जो डिज़ाइन करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सभी स्टडी जो हमारी डिज़ाइनिंग में होगी।
कलेक्टिंग डाटा, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने पर्टिकुलर एरिया जो मेथड आपने चूज़ किया वहाँ से उनकी हेल्प से आप डाटा को कलेक्ट, फिर एनालाइज, कंक्लूजन, कम्युनिकेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ फाइंडिंग्स, दीज आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सिंपली ये सभी में ही होते हैं एक्चुअली, है ना। अब जो मेन आता है ना क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एथिकल गाइडलाइन इन रिसर्च। रिसर्च में गाइडलाइन क्या है, एथिकल गाइडलाइन क्या है। सो एथिक्स आप सभी को पता है कि एक रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें किसी भी, जहाँ भी आप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, अदरवाइज आपकी रिसर्च को वैलिड नहीं माना जाएगा। सो एथिकल गाइडलाइन में सबसे पहला आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मीन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यू आर प्रोवाइडिंग एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, योर रिसर्च टू योर पार्टिसिपेंट्स, कि आप सभी पार्टिसिपेंट जो भी आपके रिसर्च में पार्टिसिपेंट करने वाले हैं उनको हर एक सिंगल इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च के बारे में बताएं और उनसे कंसेंट ले, रिटर्न कंसेंट ले कि आप हमसे सहमत हैं, आप हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उनको फ्रीडम किया जाए कि आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं पार्टिसिपेशन से। समझ रहे हैं? दिस इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट वन इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की ऑफ सक्सेसफुल रिसर्च, या हम कहें एक्सपेरिमेंट, या हम कहें काउंसलिंग, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप डाटा जो आपके पास पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो आपके ऊपर पार्टिसिपेंट का ट्रस्ट बनेगा। समझ रहे हैं? अब रिसर्च करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जो मेन मोटिव है, मान लीजिए हमारा मोटिव टीचिंग मेथड को जो हमने बनाया है उसको टेस्ट करना है या हमें नया मेथड बनाना है। अगर हम ये बता दें, अगर उनको पता चल जाए कि हम ना नया टीचिंग मेथड बनाने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि कितना परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा बच्चों का, तो ऐसा मान लीजिए पता चल जाए और किसी 2-3 बच्चों को, काफ़ी क्लेवर बच्चे हैं वो, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा है तो क्यों ना हम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर दें, मतलब वो अपने आप ही क्या कर देंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देंगे। वहाँ पे नेचुरल जो रिजल्ट्स आने वाले थे वो क्या हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे। ओके, तो समटाइम रिसर्च need to hide the real objective of the study from the participant in order to avoid bias and desirability effect. Understand? So deception and debriefing नहीं होनी चाहिए उनके साथ। बेनिफिशेंस, जितना हो सके हमें जो क्या करना चाहिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए और जितना हो सके हमें उनके लिए हार्म है जो उनका कम करना चाहिए, मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पर कम होना चाहिए। रिस्क बेनिफिट रेशियो कहता है कि यहाँ पर रिसर्च का बेनिफिट रेशियो चेक करें आप, बेनिफिट ज़्यादा है तो रिस्क वहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप उनको विड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, हालांकि आप लोग बोलोगे नहीं, है ना। सो पर्पस ऑफ द एथिकल गाइडलाइंस के क्या पर्पस हैं भाई, जो हमारे पार्टिसिपेंट उनके राइट की जो रक्षा हो सकती है, उनके वेलफेयर के लिए, नो हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, तो ये काफ़ी ईजी है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो रिसर्च पे, इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनमें से लिख सकते हैं टाइप ऑफ रिसर्च, और एथिक्स पे ही होपफुली मुझे क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि हम रिसर्च को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रिसर्च से बार बार क्वेश्चन पूछना आई डोंट थिंक सो ऐसा लाजमी होगा, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।